अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और 10 अक्टूबर का दिन बहुत ही अहम दिन। कभी आपने सोचा है कि अगर हमें फ़िज़िकली कोई चोट लग जाती है, खून निकल रहा हो, हड्डी टूट जाए और कोई आपसे कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये कोई मर्ज़ नहीं है और आपको उठकर अपने काम बिल्कुल वैसे ही करने चाहिए, अगर तो ये चोट लगी हुई भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये बात कितनी मज़हका ख़ेज़ लगे। और जब हम यही बात अपनी जिस्मानी सेहत के लिए सोचते हैं तो ज़हनी सेहत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं। फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत के इर्द गिर्द एक स्टिग्मा रहा। लोगों ने इसको कभी पागलपन से तशबीह दी, कभी ये कहा कि ये तो कोई नफ्सियाती बीमारी है और अगर लोग इसके इलाज के लिए जाते तो उनको बाकायदा पागल गर्दाना जाता, दीवाना समझा जाता, अनस्टेबल समझा जाता। लेकिन आज की दुनिया में जब हम 2019 की बात करते हैं, सर्वेज ये बताते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी तेज़ी से तब्दील हुई हैं। अनसर्टनटी यानी किसी भी चीज़ के बारे में एक लॉन्जिटिविटी होना कि जी आज ऐसे ही है तो कल भी ऐसे ही रहेगी, ऐसा मुमकिन नहीं रह गया। ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल्सो आर लिविंग एनवायरनमेंट। हम अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए, हमारे करीबी दोस्त अकारिब रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहते, मशीनी ज़िंदगी हो गई है जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। ऑल दीज इशूज़ एंड सेवरल अदर इशूज़ आर एडिंग टू द प्रॉब्लम्स और इसकी वजह से आज हर 3 में से 1 शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी न किसी ज़हनी कशमकश में, अजियत में मुब्तला है और इसके लिए मदद लेना, मदद के लिए पुकारना कोई गलत बात नहीं है। आज इसी आगही का दिन है तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट और मज़ीद फिर इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी सेहत का आलमी दिन, जिसका मकसद जहनी व दिमागी अमराज से ताल्लुक न सिर्फ मालूमात की फरहमी है बल्कि इस हवाले से शऊर उजागर करना भी है। तर्ज जिंदगी में तब्दीली, माशरती रवैये, खुसूसन खानदानी मसाइल, माशरती नाहमवारियाँ और गुर्बत के बाइस दुनिया भर में हर चौथा शख्स जहनी दबाव का शिकार है। आलमी इदारे सेहत के तहत जहनी सेहत का आलमी दिन 1992 में मनाया गया। तरक्की पजीर मुल्कों में 85% तक अफराद को दिमागी अमराज के किसी इलाज तक कोई रिसाई हासिल नहीं। वहाँ दिमागी बीमारी को शर्मिंदगी और बदनामी समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक जहनी दबाव यानी डिप्रेशन का बर वक्त इलाज न होने से इंसान के दीगर आज़ा भी मुतासर होते हैं। बड़ी एक मशहूर कहावत है कि पूरी दुनिया एक शराब है, सब माया है। यानी आपके इर्द गिर्द जो भी रियलिटीज़ आप क्रिएट करते हैं वो आपकी जहन की एक काविश होती है, हमने ख़ुद क्रिएट की होती हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि हम इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। तो ये सोचिए कि हमारी सोच दूसरे की सोच पर मुनहसर है और इन दोनों के बारे में कोई नहीं जानता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक बहुत ही इंडिविजुअल ख्याल है। यानी बातें काफ़ी गोल गोल लग रही होंगी आपको। कहने का मकसद ये है कि अक्सर जो हमारा जहन हमें दिखाता है उसको हम मानते हैं, समझते हैं कि ये रियलिटी है, लेकिन हो सकता है रियलिटी इससे बरअक्स हो। जहनी दबाव से बेहतरीन तरीका है छुटकारा पाने का कि अपनी रियलिटी को बार बार क्वेश्चन भी करें, लेकिन साथ साथ जिन चीज़ों के बारे में आप समझते हैं कि ये आपकी ज़ात का, आपकी नफ्स का, आपकी खुदी का हिस्सा हैं, उनसे अपने आप को डिवोर्स भी मत करें, उसको ओवरथिंक ना करें। इन अदर वर्ड्स ये एक बहुत ही बारीक सी लाइन है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कभी कभार कोई बहुत बड़ा झटका, कोई सदमा, कोई ऐसा हादसा हो जाता है ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप जहनी दबाव का शिकार होते हैं। कभी जिस तरह कहते हैं कि कतरा कतरा बनकर समंदर बनता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अंधेरे घेरे में लेके चले जाते हैं। इन एनी केस अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप जहनी दबाव का शिकार हैं, और कभी कभार हद तो ये है कि हम इसको महसूस भी नहीं करते, इसके सिम्टम्स हमें दूसरी बीमारियों के ज़रिए पता चलते हैं। मिसाल के तौर पर इसके सिम्टम्स के बारे में कहा जाता है कि वज़न का बहुत तेज़ी से गिरना या फिर बढ़ना, नींद का बहुत ज़्यादा आना या नींद का बिल्कुल ना आना, बहुत ज़्यादा रोने का दिल करना, उदासी रहना। यानी किसी भी चीज़ में आपको ज़िंदगी की जब रमक नज़र ना आए और आपका दिल खुश ना हो तो यकीनन उस वक्त हो सकता है आप शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और आपको डॉक्टर को रिजू करना चाहिए। कभी कभार इसका इलाज आपके ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंसेस को सही करने के लिए दवा के ज़रिए किया जाता है, लेकिन इन मैनी केसेस थेरेपी और काउंसलिंग हेल्प करती है। आज हम अपने प्रोग्राम में भी एक काउंसलर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हिचकिचाहट कहाँ पे है, लोग क्यों हिचकिचाते हैं किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाने के लिए। और अक्सर हम बाकी डॉक्टर्स की तरह ही इस बीमारी को या इस दबाव को भी ट्रीट करते हैं कि एक दफ़ा जाएं, कोई दवा की 2-3 खुराकें ली और सब कुछ सही हो जाए। जहनी मर्ज या फिर जो जहनी दबाव होता है वो इससे बहुत बरअक्स है।
लेकिन इसके बारे में मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर के राउंड अप पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एक्वाडोर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। सदर के इमरजेंसी के निफाज के ऐलान के बाद हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया। पुलिस से झड़पें भी हुईं। आंसू गैस की शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी और 500 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सैयारा ज़ोहल ने सबसे ज्यादा चांद रखने में मुश्तरी को भी पीछे छोड़ दिया। ज़ोहल के गिर्द 20 नए चांद की दरियाफ्त से तादाद 82 हो गई। चांद की दरियाफ्त जजीरा हवाई पर लगे टेलीस्कोप की मदद से हुई। और चीन के सूबे ग्वांगडोंग में बैनुल-अक़वामी लाइन डांस मुकाबले हुए। 21 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने रुकावटें अबूर करने का मुजाहरा भी किया। दीगर मकामात पर भी डांस का एहतमाम हुआ। जी, दुनिया भर की ख़बरों के बाद जिस तरह कि हमने कहा कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर काउंसलर एंड माहिर नफ्सियात। सवाल ये है, आज भी 2019 में भी हिचकिचाते क्यों हैं? पूरी दुनिया में इसकी आगही पे काम हो रहा है। बड़े बड़े लोगों ने, जो हाई फंक्शनिंग लोग थे, अमीर व कबीर लोग थे, ज़हीन लोग थे, उन्होंने इस बात का दावा किया और इस बात को एडमिट किया कि यकीनन वो शदीद जहनी दबाव से गुजरते हैं और ऐसी ब्लीक और तारीक सोचें उनके जहन में आती हैं जिससे उनको निजात पाने के लिए हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी हम देखते हैं कि इसका जो स्टिग्मा है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टिग्मा इसके साथ इन्वॉल्व है कि अगर हम में से कोई भी शख्स जहनी दबाव का शिकार है, डिप्रेशन उसको फील हो रहा है, स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पा रहा, फिर भी किसी थेरेपिस्ट, किसी काउंसलर, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने से हम हिचकिचाते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपने वजह फरमाया कि लोग जो है जिस्म की दीगर अज़ा की बीमारियों के मुतालिक, इंक्लूडिंग जो है उल्टी दस्त कहते हैं, नहीं शर्माते, लेकिन नफ्सियाती बीमारियों के मुतालिक कि मुझे उदास हूँ या वो डिप्रेशन है, मुझे उससे कतराते हैं। स्टिग्मा है, एक धब्बा है और उसके लिए जो है न सिर्फ हमारे मुल्कों में बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हैं, लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे चूँकि नफ्सियाती बीमारियों को, नफ्सियाती मुआलिजीन को और नफ्सियाती जो फील्ड है वो एक स्टिग्मा या दाग धब्बा बना हुआ है और लोग मजाक में भी कहते हैं क्या पागल हो। तो इस तरह से वो ये समझते हैं कि शायद जो मुआलिजीन के पास जाते हैं अपनी डिप्रेशन के इलाज के लिए तो लोग समझेंगे कि ये खुदा न खास्ता पागल है। हालांकि नफ्सियाती अमराज, पहली तो बात यह है कि नफ्सियाती लफ्ज़ सुन के लोग जो है बड़े अजीब गरीब मफरूज़े बना लेते हैं। उनके जहन में अजीब व गरीब खदशात और ऐसे डरावने किस्म के मंजर आते हैं। हालांकि नफ्सियात हमें ये सिखाता है कि हम गुफ्तगू कैसे करें, एक दूसरे से रवैया कैसे रखें, अपने जज्बात पे कैसे काबू पाएँ, पढ़ने का साइंटिफिक तरीक़ा क्या है। तो इस लिहाज से हमें इस बात पे बड़ा वो ख़ास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम एक ख़वानदगी शरह पूरी करें। अच्छा, ये तो माशरों के रवैये की बात है कि लोगों की बातों से हम दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, लोगों का सोचकर अपने मौलेज के पास नहीं जा रहे होते। अब थोड़ा सा इलाज की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो जहनी सेहत से जुड़े जो मसाइल हैं वो कई नौइयत के होते हैं, लेकिन एक हिचकिचाहट जो लोगों में पाई जाती है वो दवा लेने के अमर से होती है। यानी लोग कहते हैं कि जी काउंसलिंग और थेरेपी की तरफ चले जाएँ, लेकिन उसमें भी फिर दो राय मिलती है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी थेरेपी और काउंसलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बातें तो मैं घर वालों से भी कर सकता हूँ, ये मशवरा तो मुझे मेरा कोई दोस्त भी दे सकता है। तो आप थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे कि दवा कैसी सिचुएशंस में दी जाती है और उस दवा का इस्तेमाल या उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने से हम कैसे रोकते हैं अपने पेशेंट को, और दूसरा ये कि काउंसलिंग या थेरेपी आपके ख्याल में कितना काम करती है, कितनी कारआमद होती है? जिस तरह से बीमारी की जो वजूहात हैं वो बायोसाइकोसोशल यानी विरासत से जो प्रॉब्लम होते हैं या साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग, नशोनुमा में ख़राबी हुई, या सोशल प्रॉब्लम जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या आपस के अनबन है या ताल्लुकात में ख़राबी है,
और डर खौफ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, इनसे नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह से इलाज के मामले में भी हम कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज बायोसाइकोसोशल है, यानी हम दवाई के साथ साथ उसके नफ्सियाती तरीका इलाज और उसके साथ सोशल जो एस्पेक्ट है इलाज का कि वो काम करे, मसरूफ़ रहे। अब साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है या जिसको टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी कहते हैं, वो रिसर्च से साबित हुआ है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से दिमाग में उतनी ही तब्दीली आती है जो कि गोलियों से या दवाइयों से आती हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि और उसका बड़ा अहम वो है, अगर आप किसी को की तारीफ़ करें तो उसके अंदर एक तब्दीली आती है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मरने के बाद लोग तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, उसकी ज़िंदगी में उसकी तारीफ़ की जाए तो और उसके अंदर जहनी तौर पर तब्दीली आती है और सेटिस्फेक्शन होती है और वो और अच्छे काम करने लगता है। तो जिस तरह से आपकी अगर कोई आपको कुछ सुना दे उलट पुलट तो हमारे दिमाग में, जिस्म में, रवैये में तब्दीली आती है। इसी तरह से जब हम साइकोथेरेपी करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उससे भी खुशनुमा किस्म की और अच्छे दिमाग के केमिकल जो हैं, जो सेरोटोनिन का लेवल है वो अच्छा हो जाता है, एड्रेनलिन का लेवल अच्छा हो जाता है, उसको रिलैक्स करते हैं तो उसका जिस्म बिल्कुल, उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। अक्सर हमारी सिचुएशंस काफ़ी टॉक्सिक होती हैं और अगर आपका थेरेपिस्ट या माहिर नफ्सियात ये पता लगा सके कि क्या वजह है प्रॉब्लम की, यानी हो सकता है माजी में कोई ऐसी चीज़ हो या हाल में, कई लोग बहुत ही तकलीफ़ दे रिश्तों में होते हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस में से होते हैं, तो क्या आपको फिर उनका मशवरा ये होता है कि उस सिचुएशन से अपने आप को निकालें? लाइक मिसाल के तौर पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, जब जिस्मानी तशद्दुद हो रहा होता है तो हम फ़ौरन मशवरा ये देते हैं कि नहीं, आपकी सेफ्टी, आपकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा है तो आप फ़ौरन वहाँ से उस सिचुएशन से निकलें। ज़हनी दबाव और ज़हनी जो अज़ियत दी जा रही होती है उसमें अक्सर हमारे यहाँ लोगों को मशवरा ये होता है बर्दाश्त करो, टॉलरेट करो। बतौर थेरेपिस्ट, बतौर माहिर नफ्सियात इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और ऐसे किसी पेशेंट को आपका मशवरा क्या होगा? आपने ये वजह फरमाया कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या बचपन में जो वाक़यात होते हैं उसका हमारे जहन और नफ्सियात पे असर होता है। हमने ये देखा है कि बचपन के वाक़यात, ख़ास तौर पर फिज़िकल एब्यूज़ या सेक्सुअल एब्यूज़ जो है, या इस तरह से बुलिंग जो है कि बचपन में उसको छेड़छाड़ बिला वजह की गई हो, तंग करने की कोशिश की गई हो, वो लाशऊर में बैठते हैं। अव्वल तो इसका सद्देबाब होना चाहिए, होने नहीं चाहिए। अब जब हो गए हैं तो उसके लिए हम सिर्फ यही नहीं कहते हैं कि बर्दाश्त करो, बल्कि बुलिंग वाले को हम इस तरीके सिखाते हैं कि भाई आप जो है उस शख्स से बात करो शाइस्तगी से और कहो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, और इसकी वजह से वैसे भी इस्लाम में है कि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ हो, आपकी इस बात से मुझे तकलीफ़ होती है। या इसी तरह से अगर वो कोई वायलेंस है तो उसमें जो है हम ये कहते हैं असर्टिव ट्रेनिंग देते हैं कि अपना मौक़िफ़ कैसे पेश किया जाए शाइस्तगी से, कि बुरा भी नहीं लगे और सामने मसला भी हल हो। फिर इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि इलाज के दौरान हम उसको कहते हैं कि इसको वर्बलाइज़ करो। आप चुप रहेंगे, दिल में रखेंगे, उसका तस्करा नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि एक वक्त आएगा कि वो एक बड़ास के तौर पर अचानक नमूदार होगा और उसका बड़ा नुकसान होगा। आखिर में थोड़े जो करंट ट्रेंड्स हैं, जो रुझानात हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। रिलेशनशिप एंड वर्क, यही दो मेन फोकस एरियाज़ होते हैं जिसकी वजह से आप किसी जहनी अजियत में, दबाव में, स्ट्रेस में, या ये आपकी जहनी सेहत को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अफेक्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप, अगर इसको थोड़ा सा जेंडर हम वाइज ब्रेक करने की कोशिश करें, आज के ज़माने में पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि जहनी दबाव का शिकार ज़्यादा मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं? एक रिजल्ट ये दिखाया गया है कि women are more capable to describe their feeling in words, यानी ख़वातीन अपने इजहार जज्बात का ज़्यादा अच्छा कर लेती हैं तो डायग्नोज हो जाती हैं कि इसको डिप्रेशन है। जबकि हमारे यहाँ मर्दों को ये कहा जाता है कि ख़बरदार मर्द का बच्चा बनना है, रोना नहीं है, तो उदासी को छुपाते हैं और उस छुपाने की वजह से वो नशे की तरफ उसका रुझान होता है, शराब या और नशा करते हैं, तो वो डिप्रेशन उनका जो है वो एक लिहाज से मास्क हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखा गया है ख़वातीन को जो जायज़ मकाम देना चाहिए, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही उनको इस्लाम ने जो उसको जायज़ मकाम दिया है, यानी हज़रत खदीजा ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। जबकि आजकल के दौर में अगर ऐसा हम करते हैं,
ख़ास तौर पर कुछ कल्चर में, तो उसको बड़ा अजीब ऐप समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। और ख़वातीन को वो जायज़ हुकूक और मकाम देना चाहिए जो हमारे मज़हब ने भी दिया है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसका है। तो लिहाजा उनको वो जायज़ मकाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उदास हो जाती हैं। ज़हनी दबाव की वजूहात अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई भी बालातर नहीं है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। इसीलिए आपकी जब फंक्शनैलिटी को, आपके रवैयों को और आपके एहसासात को जब ये इतना इम्पैक्ट करने लगे कि आपसे डेली के अपने काम ना हो पाएँ, तब आपको मौलिज के पास जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी डिप्रेशन या उदासी तो हर एक को होती है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड उदासी एक ऐसा रेड फ्लैग है, एक ऐसी ख़तरे का अलार्म है जिसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। और आज इसी की आगही का दिन है, यानी 10 अक्टूबर ज़हनी सेहत का दिन। इसमें अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अब बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जिस तरह के ज़हनी सेहत का आलमी दिन बनाया जा रहा है, तो कुछ कॉमन हम जुमले सुनते हैं जो बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं, उनमें बिल्कुल भी एहसास नाम की चीज़ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि इसमें तो बिल्कुल सेंस नहीं है, इसमें तो बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। अब ये सेंस हमारे दिन भर के रवैयों में, इंटरपर्सनल स्किल्स में बड़ा अहम होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी यही चीज़ हमारे बरक़ी कुमकुमों में यानी बल्ब्स में भी लेके आ गई है। दुनिया भर में जी बिजली को जब बचाने के तरीके की बात की जाती है, सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, उसमें ये सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वरना कभी कभार आप देखते हैं कि हम रात भर लोड शेडिंग का सामना करते हैं, लेकिन दिन दहाड़े जब सूरज निकला हुआ होता है, बल्कि सवा नेज़े पे होता है, तो स्ट्रीट लाइट्स हमें जगमगाती नज़र आ रही होती हैं। इसी मसले को काबू पाने के लिए हमने देखा कि फैसलाबाद के 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने यही सेंसरी जो टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रीट लाइट्स तक लेके आए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी आसिम गफ्फार और नबील अहमद की, जिन्होंने एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है कि अब सिर्फ और सिर्फ लाइट को ऑन करके या स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करके ना छोड़ दिया जाए, बल्कि बिजली की बचत भी हो, ताकि जब वहाँ से आमदोरफ्त होती है, कोई शख्स वहाँ से गुजरे, तो ये सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और ये लाइट ऑन हो जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम और नबील, जिन्होंने ये इसको बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम और नबील हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि सेंसरी टेक्नोलॉजी लाइट्स के लिए ये मेरे ख्याल में एक दुनिया भर में इसका काफ़ी रिवाज है, पाकिस्तान में इस तरह भी आम नहीं हुई है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि इसको लोकली असेंबल किया जाए और उसमें कितने रिसोर्सेज, कितनी मेहनत आपकी लगी? बिल्कुल इसी तरह जब इधर से हमने ये गली में अपनी में इंस्टॉल किया है, तो जो लोग इन्हें देखते हैं तो बहुत इससे इंटरटेन भी होते हैं, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग इस सिस्टम को देखने के लिए आ रहे हैं। और जो आपने बात की है कि ये किस डिस्टेंस तक ये हमारे सेंसर जो हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें इसको कोडिंग के साथ चेंज कर सकते हैं। हम इसे 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, जो भी एक जनरल हमने इसका 7 मीटर सेट किया हुआ है। लेकिन हम अगर कोई रोड है, कोई स्ट्रीट है जो ज़्यादा एक्सपेंड है, तो हम इसका डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और जो टाइम डिले है, हमारे सेंसर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके वो एक सिग्नल जनरेट कर देता है हमारे कंट्रोलर को। जो हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट है उसने आगे एक्शन लेना होता है कि हम लाइट्स को कितनी देर के लिए ऑन करवाएं, और वो कितनी देर के लिए ऑन करवाएंगे वो हमारी प्रोग्रामिंग के साथ हम उसे सेट कर सकते हैं। कोई भी हम टाइम डिले उसका सेट कर सकते हैं। अच्छा आसिम, पर्सनली मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही थी तो वहाँ के कोर्टयार्ड्स में हमेशा सेंसरी लाइट्स ही हुआ करती थी। अजीब ही एक माहौल, एक तो क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग, सदियों पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसका एक अपना एक इम्पैक्ट होता था। और जब हम उसके सामने से गुजरते थे तो वैसे तो लग रहा होता था पूरी जगह अंधेरा है, लेकिन इसका सेंसर आपको एक ख़ास फासले से डिटेक्ट कर लेता है, बल्ब रोशन हो जाता है, और फिर जब आप इसके सामने से गुजर जाते हैं, जितनी उसकी एरिया होता है, उसके बाद ये बल्ब खुद ब खुद बंद हो जाता है। कुछ हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बताइएगा कि जो सिस्टम आपने बनाया है वो कितने फासले पे एक राहगीर को, एक इंसान को डिटेक्ट कर लेता है, और फिर कितनी देर के बाद ये लाइट बंद हो जाती है? जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा है कि जो लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हमारी, वो 12 घंटे की बजाय 18 घंटे, 24 घंटे तक भी ऑन रहती हैं।
तो हमने इस सिस्टम के साथ एक एडिशनल फीचर भी रखा हुआ है जो हमारे सिस्टम को सिर्फ रात के टाइम ही एक्टिव करता है। जैसे ही सूरज निकलता है ये हमारे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। तो जो इसका एक ये फीचर जो हमारा एनर्जी सेविंग करेगा। दूसरा फीचर हमारा ये लाइट्स रात के टाइम भी तभी ऑन होगी जब इनकी ज़रूरत है। तो इस तरह हम तकरीबन 80% से 85% तक अपनी जो है एनर्जी सेव कर जाते हैं। और जो सिस्टम की आपने बात की है कि कब तक ये पाकिस्तान में आम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं आइंदा 5 ईयर्स में देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में हर घर में लगा होगा और हर गली मोहल्ले में लगा होगा। आसिम, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे इसमें से नज़र आ रहा है वो है बिजली की बचत का। यानी जिस तरह मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में, सेगमेंट की शुरुआत में भी कहा कि कई दफ़ा हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जल रही होती हैं तो फिर वो ऑफ़ करना लोग भूल जाते हैं। 12 घंटे के बजाय वो 18 घंटे जलती रहती हैं। तो बिजली की बचत का जो इसका एंगल है उसको उजागर करते हुए आपने अथॉरिटीज़ को ये पिच करने की कोशिश की। कितनी जल्दी आप समझते हैं कि हम देखेंगे कि लोग एटलीस्ट स्ट्रीट्स में नहीं तो अपने घरों में, ख़ास गली में, सहन में इन लाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक में ये टेक्नोलॉजी आम है, लेकिन पाकिस्तान अभी इस टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ पीछे है। हम जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो हमारे मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकाल सके। हम देखते हैं कि हमारी जो रोड्स हैं, हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो पार्क्स हैं, हमारे जो टाउन्स हैं, उनमें लाइट्स जो हैं वो सारी रात बिला वजह चलती रहती हैं, हालांकि वहाँ पे कोई मोशन भी नहीं होती, जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है जिससे हमारी 80 to 90% एनर्जी सेव होगी और उससे हमारे मुल्क पाकिस्तान को ही फायदा होगा। हमें इस सिस्टम को इंस्टॉल करने में तकरीबन 6 माह लगे और हमें हमारी इस सिस्टम के लिए कॉस्ट जो है वो 2700 है। हम इस सिस्टम को अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो हम ऐसे यूज करेंगे जब कोई मोशन नहीं होगी, वहां पे अंधेरा होगा। जैसे ही किसी के घर में, घर के गैराज में या गली के सामने कोई बंदा एंटर होगा तो वहां पे लाइट ऑन हो जाएगी और हम लाइट को ऑन करवाने के कोरिस्पोंडिंग एक ऐसा सिग्नल जनरेट करवाएंगे जो कि अंदर कोई रिंग बेल कर देगा या फिर उसको मैसेज चला जाएगा, जिससे उसको ये मालूम हो जाएगा कि मेरे घर के गैराज में कोई एंटर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सेंसरी निज़ाम यानी कि कॉमन सेंस अब बल्ब में भी आ गई है, तो मेरे ख्याल में हमें और आपको तो इस बात से सबक लेना चाहिए कि अब हमें भी लोगों के हवाले से ज़्यादा हसास हो जाना चाहिए। इसी नोट पे लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक और बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिटी आर्टिस्ट से। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेशन इज़ इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके दिल में है उसको अपने तरीके से दुनिया के सामने ज़रूर लेके आएँ। जो पोइट्स होते हैं वो पोइट्री करते हैं, सिंगर्स उसके ऊपर गाने बनाते हैं और जो रंगों से खेलते हैं वो फन पारे तैयार करते हैं। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि कोई कैद नहीं है जी। आप ग्राफिटी आर्टिस्ट को अगर देखें, जो दुनिया में अब एक जाना माना आर्ट फॉर्म है, वो सोशल कॉजेज़ की बात करता है, सोशल मूवमेंट की बात करता है। वो बातें जो हमारे माशरे में देख कर भी अनदेखी की जाती हैं उनको उजागर करता है। कराची में भी आजकल एक ऐसे ही ग्राफिटी आर्टिस्ट मौजूद हैं हु इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ लिटरली टेकन द होल स्ट्रीट सीन बाय अ स्टॉर्म। उनके कई फनपारों के सामने हम देखते हैं कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अहम सब्जेक्ट आज का कि सख्ती बच्चों की तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं। अगर हम अपनी तरफ देखते हैं, हमारे वालिदैन ने और उनके वालिदैन ने सब ने ही सख्ती की है। दिस इज़ अ वेरी कल्चरल थिंग इन पाकिस्तान कि बच्चा अगर ज़िद करे तो डांटो, और अगर बहुत ज़्यादा ज़िद करे या कोई बदतमीज़ी हो या आपको लगे कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है तो हम मारने पीटने से भी इज्तनाब नहीं करते। और इसकी वजह से हमने अक्सर देखा है कि हमारी पर्सनैलिटीज़ में, शख्सियत में कई दफ़ा ऐसे लूप होल्स, ऐसी वीकनेसेस रह जाती हैं जो फिर वक्त के साथ भी आपके पास बेहतरीन आसाइशें भी हों, रिसोर्सेज भी हों, लेकिन जिसको कहा जाता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी नहीं हो पा रही होती। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे से भी इसको रिलेट कर रहे हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अक्सर जो लोगों के नफ्सियाती मसाइल होते हैं, जहनी दबाव मसाइल होते हैं, अगर उसका सिरा जाके देखा जाए तो कहीं ना कहीं बचपन की कोई उलझन होती है जो उलझ कर इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही होती है। सबसे पहले बच्चों पर सख्ती करने
करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस तरह की सख्ती, फिर भी बाउंड्री सेट करना पेरेंट्स का काम है। आपको सही और गलत की तमीज़ सिखाना आप पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का ये बाकायदा ख्याल है, स्कूल ऑफ थॉट है कि हाँ आप बच्चों के पेरेंट हैं, बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश ना करें। तो किस उम्र में दोस्ती करें, किस उम्र में पेरेंट बन जाएं, ये बड़ा अहम आज का सवाल होगा। इस पर हमें कॉल करके भी आप बताइएगा। हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यू सीन हर बिफोर ऑन माई शो एज वेल, उरूस रजा। अस्सलाम वालेकुम उरूस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं माहिर नफ्सियात हैं फ़ज़ीला मेहदी, थैंक यू फ़ज़ीला फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे तशरीफ आवरी का। सबसे पहले अगर आपसे बात शुरू की जाए नदीम साहब, हमारे माशरे में अब तो खैर बहुत एक दोस्ती का, रहमदिली का, मोहब्बत का रिश्ता भी वालिदैन ख़ास तौर पे वालिद के साथ होता है, लेकिन फिर भी एक आम तसव्वुर में अगर देखा जाए तो अक्सर बच्चे माँ से कम और बाप से ज़्यादा डरते हैं। उनको लगता है कि वालिद साहब ज़्यादा सख्ती करेंगे, उनकी डांट की भी ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। शायद मेरे ख्याल में अम्मियाँ इतना डांटती हैं कि उनकी डांट का असर ख़त्म हो जाता है। क्या वजह है कि हम वालिद की सख्ती से बहुत डरते हैं? देखिए, बात यह है कि माँ जो होती है ना, ममता से भरी भी होती है, जज्बात से भरी हुई। वो या तो इतना प्यार निछावर कर देगी कि बच्चा बाज़ वक्त बिगड़ जाता है, या इतनी सख्ती कर लेगी, और सख्ती करती है वो भी अपनी मोहब्बत की वजह से। एक खौफ होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। अच्छा, बाप क्या होता है, वो हर चीज बैलेंस करता है। आपने कभी सुना है कि माँ की उंगली पकड़ के बच्चे ने चलना सीखा? अक्सर कहते हैं बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बाप उसकी उंगली छोड़ता है और उसको चलने देता है। बाप को पता होता है कि ये अभी गिरेगा, पर उसको गिरने से पहले उसने एक हाथ भी रखा होता है संभालने के लिए। सही। तो इसीलिए कहते हैं गुड पेरेंटिंग ये होती है कि आप उसको आजाद छोड़ें, उसको चलने दें, उसको कॉन्फिडेंस में आने दें। जैसे अब छोटा बच्चा टॉडलर जो होता है चलना सीखता है, इसी को आगे लेके परवरिश करना भी यही एक तरीका होता है। आप उसे आजादी दें, उसके साथ रहें, उसके पीछे सपोर्ट में रहें, पर उसे ये महसूस ना होने दे कि आप उसे पकड़ने वाले हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब नए नए कोई भी कपल पेरेंट्स बनता है तो उनको हर तरफ से मशवरे मिल रहे होते हैं। अक्सर ये बात फजीला की जाती है कि एक माँ या बाप का खौफ बच्चे में ज़रूर होना चाहिए। ये हम क्यों एक तरह से बच्चे को खौफजदा रखना चाहते हैं या उस पर एक का रोब रखना चाहते हैं? ये वाकई उसकी तरबियत, उसकी पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है? असल में देखिए, सिद्रा क्लिनिक में भी यही होता है कि लोग अपने बच्चों को जब लेकर आते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि मैं गुड कॉप हूँ, ये बैड कॉप है। तो हम उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि ये आपको किसने बताया कि कॉप बनने की जरूरत थी? बिल्कुल, मतलब आपने ये क्यों डिसाइड किया कि बच्चे को कॉप की जरूरत है? यू कुड बी अ टीचर फॉर द चाइल्ड, यू कुड बी अ कोच फॉर अ चाइल्ड। बल्कि मेरा ख्याल है कोच सबसे खूबसूरत वर्ड रहेगा। सही। कि जिंदगी के उतार चढ़ाव बच्चा अपने माँ बाप से सीखे। लेकिन उन्होंने कॉप बनना जब डिसाइड किया कि एक कॉप होगा, तो वो इसीलिए होता है कि बच्चा रोब में रहेगा, शायद ज्यादा डिसिप्लिन होगा और मेरी बात को ज्यादा सुनेगा। ये होगा कि मैं अच्छी चीजें दे रही हूँ, सख्ती की जब जरूरत होगी तो वो फादर दे देंगे। इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पेरेंट से भी रिलेट करना चाहिए। नो पेरेंट इज जिसको हम कहते हैं मॉम गिल्ट, एक बाकायदा लफ्ज है जी। और ख़ास तौर पे माओं को मैं कहना चाहूँगी कि सख्ती, नरमी, गुड पेरेंटिंग को हम इशू के तौर पे इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर वक्त बेचारी माँ को इस गिल्ट में रखा जाता है कि शी इज़ नॉट डूइंग इनफ। बच्चे ने अगर गलती की, अगर कहीं बदतमीज़ी की, कहीं ज़िद्दी हो गया, तो हम फौरी तौर पर समझते हैं कि ये माँ की परफॉर्मेंस का देखें जी, ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है। कभी किसी, अभी आप बात कर रहे थे नदीम साहब, कभी किसी वालिद को जाके किसी ने नहीं कहा कि आपका बच्चा बदतमीज है। हर माँ को रोज ये सुनना पड़ता है। वो घबराती है कि पता नहीं पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे क्या बात सुनने को मिलेगी। मैं अगर रिश्तेदारों में लेके जाऊंगी तो एन किसी शादी के फंक्शन में ही बच्चे ने कोई बदतमीजी ना कर दी। तो ये जो खौफ और गिल्ट है, इससे मदर्स को कैसे निकालें? लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इन माई ओपिनियन, द पेरेंट्स नीड टू टॉक टू देयर किड्स। हम बच्चों को जो है ना एज अ बच्चा देखते हैं। इफ यू स्टार्ट लुकिंग देम एज अ ह्यूमन, थिंग्स वुड बी डिफरेंट। मेरी अपनी बेटी है 6 साल की माशाल्लाह से। जब से वो पैदा हुई, आई नो शी नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एट दैट एज, लेकिन मैं हमेशा उससे बात करती थी एंड आई हैव ऑलवेज थॉट हर
बेटा ये प्रॉस हैं कौन से, मैं नहीं बिलीव करती स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड यू नो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। आपने खुद, हालांकि आप कहती हैं कि आपके वालिदैन बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरे पेरेंट्स बहुत वो जो होते हैं ना टिपिकल पाकिस्तानी माँ बाप ने कहा कि यू नो घर आए तो खामोशी हो गई, और माँ जो है यू नो डांट डपट खौफ एंड ऑल दैट, बट आई एम अ डिफरेंट पेरेंट ऑल टुगेदर, बिकॉज मुझे पता है कि उन्होंने जो किया ना उसके नुकसानात क्या हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि जब बच्चे टीनेजर्स हों या भी हों, आप बच्चों को नोटिस करें कि जब उनके पेरेंट्स में से कोई भी रूम में एंटर होता है तो उनका रिएक्शन क्या है। तो अगर वो डरे सहमे खामोश हो गए हैं, अपनी एक्टिविटी से अलग हो गए हैं और अब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, then there is something wrong with that, isn't it? And that's why you know I ditched that method altogether. अपनी बेटी के साथ मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया। With my बेटी, you know, I agree with you. My daughter and I have a coaching relationship. लेकिन मुझे ये बताएं, ये कोचिंग फिर उस वक्त क्या असर रखती है? जिस तरह हम कहते हैं ना, देखिए मुझे जो मैं बात कही थी कि नए नए पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को भी बिगाड़ रहे हैं, खुद भी अच्छा लग रहा है, बच्चा एक खिलौने की तरह, उसका बस नहीं चल रहा है कि दुनिया की हर नेमत बच्चे के सामने ले आए। नदीम साहब, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, वी डोंट रियलाइज कि वो क्या क्या चीजें सीख रहे हैं और पिक कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि बच्चों को अडल्ट की तरह ट्रीट करें, वो भी आप ही की तरह एक इंसान है, उनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है, सिर्फ ये बात है आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखा है और वो सीखना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ लोग जो है दुनिया की फियर से वो क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर वो फियर जो है ना लेके आते हैं, बिल्कुल फेल हो जाएगा क्या होगा। अब आपने फ्यूचर के लिए उसका प्रेजेंट खराब कर दिया, ठीक है, अब प्रेजेंट पे आप उसको इतने स्ट्रेस में डाल देते हैं कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देता है, उसे आप रोबोटिक बना लेते हैं। अब एक बच्चे के अंदर एक सलाहियत है डॉक्टर बनने की, एक सलाहियत है पेंटर बनने की, एक सलाहियत है मैकेनिक बनने की, पर माँ बाप उसको शुरू से मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा, और सख्ती वहां पे करते हैं जहां पे उनको लगता है कि शायद यानी बच्चे की किसी बिहेवियर से थ्रेटन होने लगते हैं। अब बच्चा है, बच्चे को क्रिकेट का शौक है या म्यूजिक सुनने का शौक है या पेंटिंग, तुम ये करते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे, इसका मतलब है तुम फेल हो जाओगे। आप उसकी पसंद की चीज से आप ये देखें, आमतौर पर बच्चे जिस चीज को आप सख्ती समझ रहे होते हैं और समझ रहे हैं कि जी मैं इनकी तरबियत कर रहा हूँ, बच्चे का नन्ना सा जहन ये देख रहा है कि जब आप आते हैं ना तो फसूड़ी पड़ जाती है, यानी आपके आने के बाद फन खत्म हो जाता है। हम अच्छे भले एंजॉय कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे, सारे बच्चे खेल रहे थे, चाहे उनका गेम कोई भी हो ना, उनका गेम कुशन्स नीचे फेंकने का हो, बेड पे कूदने का हो, जो आपको पसंद नहीं है, बट द मोमेंट यू एंटर ऑल द फन हैज एंडेड। सिद्रा, मुझे ये बताएं कि 3 साल के बच्चे को कौन सा स्कूल मोबाइल चलाना सिखाता है, पर आजकल 3 साल का बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे का दिमाग है, देखिए उसने एक मोबाइल को डिस्कवर करता है, उसको खेलना सीखता है, इसकी वजह हम है, कसूरवार हम होते हैं। आपके इस एग्जांपल को मैं आप दोनों के पास आना चाहूंगी। पहले हम बच्चे की आदत बिगाड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि ओहो, अब ये मिसाल के तौर पे जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता तो अक्सर सामने रखती हैं मोबाइल फोन और उसकी पसंद का कार्टून लगा देती हैं। जब उसने खाना खा लिया, माँ समझती है मैंने रोबोट की तरह ये बंद करना है मोबाइल और ये बच्चा जो काम इसको मैं कह रही हूँ अब वो करे। नाउ व्हेन ही डिमांड्स कि मुझे कार्टून देखना है, तो आप अपनी तरफ से सख्ती करते हैं, नहीं नहीं तुमने बहुत कार्टून देख लिया। सो नाउ ही इज गेटिंग 2 वेरी कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस। रूस, हाउ आर वी गोइंग टू इस बच्चे को हम क्या तरबियत दे रहे हैं? I think communication is the key. I mean, I will openly accept. मेरी बेटी जो है ना, जब खाना खाती है, she gets too bored. She does watch iPad, and she knows. और उसको मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास ले जा चुकी हूँ, एंड देव टोल्ड है कि आपका स्क्रीन टाइम है 1 आवर। शी नोज लंच में उसे 30 मिनट्स मिल जाएगा, डिनर में 30 मिनट, एंड शी इज डन, एंड शी डजंट आस्क फॉर मोर। सही, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर सिद्रा जो आप टेरिबल टूल्स की बात कर रही थी, इट्स द सेम थिंग। हम बच्चे को स्टिल बच्चा ही कंसिडर करते हैं, और वो बच्चा जो है ना अपनी ओपिनियन, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, एंड वी डोंट लाइक दैट। अपनी स्पेस लेना चाहता है, अपनी स्पेस लेना चाहता है, अपना वॉइस स्पेस करना चाहता है। आप अगर 2 दोस्त हों या आपका पार्टनर हो लाइफ में, या घर में आपके और रिश्तेदार जो हैं, कभी आप ऐसा नहीं करते कि जी ओ अम्मी डांटेंगी तो ऐसा करती हूँ मैं चुपके से पिछले रास्ते से चली जाती हूँ। हाँ। लेकिन फजीला बच्चे के साथ ही अम्मी हर वक्त करते हैं, ओहो ये मुझे बाहर जाता हुआ देखेगा तो ये जिद करेगा तो इससे छुप कर जाना है, और एक हेल्पलेसनेस भी शो करते हैं। और कभी कभी ये नहीं देखते कि मैंने अपने कंफर्ट के लिए मैंने किया, जैसे आके कह रहे होते हैं कि मोबाइल यूज करता है, और पूछो कि आप रोकते नहीं है तो कहते हैं नहीं रुकता, हेल्पलेसनेस। फिर अगर पूछो कि बच्चे ने कभी फिनाइल पिया है, कहा कभी नहीं पिया, उससे कैसे रोका? आपको पता था कि दैट इज समथिंग रियली डेंजरस फॉर माय चाइल्ड, तो यू केप्ट इट हिडन समवेयर।
उसने कभी ये गलती नहीं की। और मोबाइल इस्तेमाल करने में क्यों? क्योंकि मुझे या कोई काम इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पब्लिक ओपिनियन भी हमने ली है। दो तरह के जी वालिदैन पाए जाते हैं। एक वो होता है जो कहते हैं कि जरा एक दफा यानी हर दफा ना बेबी हर चीज बेबी प्रूफ हुई हुई है, बच्चे को कोना लग जाएगा, बच्चा गिर नहीं जाए, फलाना ढमाका। और एक वो चिल पेरेंट होता है जो पीछे बैठा होता है कि एक दफा गिर जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगी, उसके बाद नहीं करेगा। इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम ऑफलाइन भी इसी पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पैनल की तरफ आने से पहले भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कितनी सख्ती करें, कितनी सख्ती ना करें, एक दफ़ा गिर के संभलने दें या फिर हम अपनी तरफ से हमारे बतौर पेरेंट, बतौर एडल्ट, उसका गार्डियन होने के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई नुकसान ना हो। कोई नुकसान तो चलें, जाहिर सी बात है हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो। हम बच्चे को तख्त तजुर्बों से बचाने के लिए उस पर जब सख्ती करते हैं तो वो और ज़्यादा लाउबाली हो जाते हैं, बिकॉज जब आप उसको डोंट बोलते हैं तो वो ज्यादा उसकी तरफ राग़िब होते हैं जिस चीज से आपने मना किया। अक्सर लोग आप देख सकते हैं कि ये बात करते हैं कि जी हमारे माँ बाप ने सही किया था, हम तो बिल्कुल सही निकले, 2-3 हैंगर अगर मार भी दें, थप्पड़ वप्पड़ लगा दे बच्चे को तो गलत नहीं होता। ये आज नई बात होने लगी है। फजीला, डू यू थिंक उरूस के हम सारी वो जनरेशन है, हमने सब ने अपने पेरेंट्स से मार खाई है, हल्की फुल्की सही, लेकिन मार हमें पड़ी है, हम अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं करते। और आज कोई अगर अपने बच्चे को मारता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे दोस्तों में या बहन भाइयों में, तो हम बहुत मायूब समझते हैं। डू यू थिंक दैट्स अ हेल्दी ट्रेंड in society? I think so completely. As I said earlier कि जो डैमेज हमने खुद सफर किया, why do you want to pass it on? लेकिन पॉइंट इज कि हम उसको डैमेज समझते भी हैं या नहीं। हम अक्सर तो देखें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है ना, आपको उस वक्त सख्ती बुरी लगती थी, लेकिन बड़े होकर अपनी जो कामयाबी है या अपनी पर्सनालिटी का सहरा भी आप उसी पे करते कि अच्छा किया था उस वक्त अम्मी अब्बू ने हम पे सख्ती की थी। फजीला क्या कहेंगे? लेकिन एक सिद्रा एक ब्लॉग जरूर आता है, जैसे मेरे घर में इसी तरह होता था कि अम्मी कहती कि अभी बाबा आएंगे ना फिर उनको बताऊंगी। अब नाउ देयर इज दिस फियर ऑफ अथॉरिटी in me, like it used to be until I worked on it. तो यानी कि जैसे ही आप सिचुएशन में जाने लगते हैं, आपको किसी पर्सन से बात करनी है जो अथॉरिटी फिगर है, तो जोर जोर से दिल धड़कने लगेगा, हाथ कांपने लगेगा, लर्न बिहेवियर। और ये हुआ कहाँ है? बैक देन क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं, तो हम अब क्योंकि लाशऊर ने एसोसिएशंस बनाई हुई होती हैं कि अथॉरिटी से फियर, अब ये एसोसिएशन है, अथॉरिटी चेंज होती रहेगी, फियर वहीं पे रहेगा, या फियर होता है या फिर डिस्पाइस आ जाती है व्हेन यू स्टार्ट हेटिंग इट, कि अब जाहिर सी बात है एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होने वाला है, आएंगे तो मेरी क्लास होगी, मुझसे पूछगछ होगी, आई डोंट वांट दैट। लेकिन जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नदीम साहब, अगर कोई ऐसी सिनेरियो, हमने कहा कि जी मिर्चों वाली कोई चीज़ पड़ी हुई है, बच्चा बज़िद है कि मुझे खानी है, आपको पता है कि इसको मिर्च लगेगी, फिर ये रोएगा, ऐसी सिचुएशन में माँ बाप क्या करें? एक दफा एक्सपीरियंस कर लेने दें या रोकते रहें? नहीं, देखिए आपने कभी सुना है चाइनीज का बच्चा निहारी खाए? नहीं। तो बेसिकली बच्चे को जो माहौल मिलेगा, देखिए मैं बात सुने फिर मेरी अम्मी यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ करेंगी, कहेंगे हमने भी कभी सुशी नहीं खाई थी, हमारे सारे बच्चे सुशी खाते हैं। एक एज पे आके देखिए हर चीज का डेवलपमेंट होता है, हम फोर्स करते हैं। बाहर ममालिक में हैव ब्रोकली, बच्चा गेट्स फेड अप फ्रॉम ब्रोकली। हमारे यहाँ भी होता है हैव करेले, बच्चा गेट्स फेड अप ऑफ हैविंग करेले। आर वी हैविंग दैट ब्रोकली? बचपन आप देखिए, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बच्चा चॉकलेट हटाता है, ब्रोकली खाता है, ठीक है, वायरल भी हुआ था व्हाट्सएप पे। वो क्यों हुआ था? अब देखिए बच्चे जो जन्नती माँ का बच्चा था, उसको पता नहीं कैसे उन्होंने सिखाया था। सिद्रा, जो बच्चे हो या कोई भी हो, आप शादी करके भी जब जाती है ना, एक माहौल में जब जाती है, आप उस माहौल के मुताबिक चलने लगती है। तो माहौल का बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं लड़ाई करना बुरी बात है, बाप सिगरेट पी रहा है और बोल रहे हैं सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, रात 9 बजे सो जाना, माँ 12 बजे तक बैठ के मूवी देख रही है। तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू लर्न? अच्छा, और सबसे मजेदार मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंटेंट अगर हो जो बच्चे के देखने के काबिल नहीं है, आप रिमोट से टीवी नहीं बंद कर रहे, आप बच्चे को कह रहे बेटा रूम से बाहर चले, दैट्स व्हेन यू आर गिविंग हिम डबल सिग्नल्स। और ऐसी सूरत हाल में बच्चा हमेशा कंफ्लिक्टेड रहेगा।
फजीला व्हाट डू यू से? हाँ, इसे बेसिकली हमारी लैंग्वेज में डबल मीनिंग मैसेज ही हम इसको कहते हैं कि जिसमें आप कर कुछ रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, और इसमें यही होता है कि अब फिर आपने माइंड को कंफ्यूज कर दिया कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में, लेकिन ज्यादा यही है कि इंसान वो करता है जो वो देखता है। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी बताइए कि जैसे आपने खुद कहा था कि कैसे मामलात हैं जिनमें सख्ती करनी भी चाहिए। अब जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हेल्पलेसनेस की बात करी थी, हमारी पेरेंट्स की जनरेशन कभी भी हेल्पलेस नहीं हुई, यानी आज भी अगर उनके बच्चों के बारे में कुछ उनसे कहा जाए तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं जी, 20-25 साल के भी हो गए हैं, अम्मा वहीं की वहीं मेट्रियार्क के, नहीं मैंने कह दिया तो ऐसे नहीं ऐसे होगा। ऑन दी अदर हैंड जो अब यंगर जनरेशन ऑफ मदर्स को हम देख रहे हैं, वो अपने 10 ईयर ओल्ड के सामने, 13 ईयर ओल्ड के सामने उरूज एब्सोल्युटली हेल्पलेस। यानी कभी आप उनसे कहें ना कि बच्चे ने कोई गलत हरकत की है, मैं क्या करूँ, मेरी सुनती नहीं है। कहाँ पे पेरेंट्स को अपनी एक पोजीशन एज अ गार्डियन स्टैब्लिश रखनी है? क्योंकि उन्होंने भी तो नहीं सुनी ना। किड्स डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, किड्स ऑलवेज डू व्हाट दे सी, है ना। दे नेवर डू। आप कहेंगे ना जैसे आप बात क्या सो जाएं, कहते हैं ना कि जब आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे ना, जब बड़ी बात होगी ना तो वो आपको नहीं बताएंगे। हाँ। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अर्ली ऑन आप वो ऐसा रिलेशनशिप रखें कि आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करें, ताकि कल को जब वो बड़ी बातें करें ना आपसे, या आप उनसे बड़ी बात करना चाहें तो वो इक्वली सुने। देयर इज अ 1-to-1, और आप बेशक भले पूरे दिन में कितने भी मसरूफ हो, ऑलवेज हैव सम टाइम ड्यूरिंग द डे टू हैव दैट 1-to-1 कम्युनिकेशन। लेकिन अब जैसे एक मदर है, उसकी और आजकल के बच्चों की दुनिया बहुत फ़र्क है। एक जो बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही है, देखिए हम सारा का सारा कसूर माँ बाप पे नहीं भी डाल सकते। माशरा, रविश, चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी भी एक्सपेक्टेशन है। अब एक माँ ने अगर 15-16 साल अपने रात दिन एक करके बच्चे को बड़ा किया है, वो एक्सपेक्ट करती है कि रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिले। जब बच्चे आंसर बैक करते, देखिए व्हाट आई रियली वांट टू आस्क यू उरूस, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जहाँ हम सच बात कर रहे हैं। हमारे साथ भी 16 साल की उम्र में ये हुआ था कि जब हम 10 साल के 8 साल के थे, मम्मा इज ऑलवेज राइट, ममा की हर चीज़ परफेक्ट है, ममा के मेकअप से हम फैसिनेट होते थे, ममा की हाई हील से हम फैसिनेट होते थे। लेकिन जब हम 16-17 साल के गए तो ममा इज़ नॉट आवर फैशन आइकन एनी मोर। हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं, हम टेलीविजन पे एक्टर्स को देख रहे हैं। तो एक पॉइंट हर पेरेंट से अनफॉर्चुनेटली उससे गुजरना होता है जब वो अपने बच्चे की ज़िंदगी का किंग एंड क्वीन होते हैं और फिर सडनली वो सुपर हीरो की पोजीशन उनकी ख़त्म हो जाती है और बच्चे उनको कहते हैं कि यार इनको क्या पता है, इनसे नहीं पूछूंगा, किसी और से बात करूंगा। उरूस, हाउ शुड पेरेंट्स navigate that, because it is heart wrenching for them? They should grow too. Parents don't grow. Parents वही mindset रखते हैं। They don't अगर 8 साल की उम्र में अगर आप फैशन आइकन थे अपनी बेटी के लिए, what is it that you stopped doing? कि 16 साल की उम्र में you are no longer the fashion. You're not the go-to person for advice. क्यों? क्योंकि आपके views outdated. हाँ, आप रुक गए. Because I think the biggest thing that parents can do a favor for their kids is to grow at the same ये बहुत कुछ सीखे। आज मैं यहाँ पर हूँ, जो बात मैं करी सब मैंने अपनी बेटी के लिए सीखा। जैसे आप ये देखें, आज से अगर 10 साल 20 साल पहले चले जाएं, पिज्जास, बर्गर्स, पास्ता नहीं होता था। हमारी अम्मियों ने सीखा, हमारी अम्मियों ने अपने आप को अपडेट किया कि भाई आलू कीमा नहीं खा रहा बच्चा, लेट्स मेक पास्ता। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा तो पेरेंट्स की भी साइड ले लेना। फजीला ये बताएं, वो जो बेचारे दिल बर्दाश्ता बैठे हैं कि सख्ती कर ली, प्यार। अच्छा, हर माँ का कहना ये होता है कि सख्ती करने से पहले ये बात मैंने प्यार से सिखाई थी। मैंने कौन सा पहली बात में हैंगर उठा के मारा था, वो तो मेरी बात सुनी नहीं तो मुझे इस पॉइंट पे लेके आए हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने दिल बर्दाश्ता होने की बात की, उनको ना दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि माँ बाप इंसान के लिए हमेशा एक ऐसा दर्जा रखते हैं उस साइकिल से वो कभी नहीं निकल सकता। ये कुदरत का एक निज़ाम है। जब बच्चा इस दुनिया में निकलने भी नहीं देते, इतना उसको जो ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पाकिस्तान में बच्चों को, जरूरत हम निकलने ही नहीं देते उसमें से, जिसकी जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन मोहब्बत से बनाया जा सकता है, और इंसान जब इस दुनिया में आता है उसके माँ बाप ही उसके लिए उस वक्त खुदा होते हैं, क्योंकि वो रिस्क दे रहे होते हैं, हर चीज़ वही दे रहे होते हैं। तो जो वो कर रहे होते हैं बच्चे के लिए वो परफेक्ट होता है। मेरा ख्याल है कि अगर रूट से चेंजिंग लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बजाय इसके कि आप यंग कपल्स से ये सवाल करें कि आप कब बेबी करने वाले हैं, ये सवाल बेहतर होगा कि आपने इसकी तैयारी क्या की है। बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, एक बहुत अहम पहलू हमारे डिस्कशन में आ जाना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें तो मैं 100% कहती हूँ कि पेरेंट्स को सख्ती करनी चाहिए। जो बच्चे ये समझते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं ATM मशीन्स हैं,
उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, उसकी कॉग्निजेंस ही नहीं है, वो जितने टॉयज चाहे उठा ले और पेरेंट्स ब्लैकमेल होकर खरीद दें, दैट्स नॉट राइट। आपको बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारा बजट है या ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, इसी को सेव करो, वहाँ पे सख्ती होनी चाहिए। देखिए सख्ती नहीं, असल चीज आप लोग सारे एंटी सख्ती हैं। सख्ती इसलिए कि देखिए आप किसी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, फियर से कंट्रोल करेंगे ना तो एक लिमिट होता है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद वो बैरियर टूट जाता है, वो बहुत डेंजरस होता है। सही। और जब ये आप देखते हैं बहुत सख्त माँ बाप थे, बच्चा बिगड़ गया, यहाँ तक कि क्राइम्स में चला गया, क्यों जाता है? इतनी सख्त है क्योंकि वो सिर्फ उस बाउंड्री के अंदर वो अपनी लिमिटेशंस में जा रहा होता है, जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकलता है वो हट जाता। अब आप बात करें फाइनेंशियली कैसे, देखिए बच्चों को पैसे की अहमियत दिलाएं कि बेटा ये मैं तुम्हें 1000 रुपए का पिज्जा दिला रहा हूं ना, इसके साथ देखो बेचारा गरीब बच्चा देखो उसके पास नहीं है, तो क्यों ना हम इस पिज्जा में से एक पीस पिज्जा इस गरीब को दे दें, या बेटा अभी वो वाइपर कर रहा है ना हमारी गाड़ी पे तो 10 रुपया दे देते हैं। हम क्या कहते हैं, हटो हटो वाइपर वाले को, वो भीख नहीं मांग रहा, वो उसको आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो बेटा उसने 10 रुपए कमाए, एम्पैथी सिखा रहे हैं, कंपैशन सिखा रहे हैं। हर चीज सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने तौर पे तो कहते हैं बेटा पिज्जा खा लो, गरीब को कहते हैं तंदूर की रोटी दिला दूं तुम्हें। तो हम जब ये डिफरेंसेस करते हैं ना तो बच्चा पैसे के पीछे तो भागता है पर वो बड़ा होकर एक स्नॉबिश इंसान बनता है। Absolutely. He will not value the money. स्नॉबिश के साथ साथ नदीम साहब मिस्टर प्राइस टैग बन जाता है। Yes. यानी उसको हर चीज की बस प्राइस ही पता होती है, ब्रांड्स के पीछे वो भागता है। और सबसे बढ़कर ये इनकी बात में बहुत वजन है कि आपने अगर बच्चे पे बहुत ज्यादा सख्ती की पैसे के मामले में तो आप ये देखें कि घर में जो छोटी छोटी चोरियां शुरू होती हैं, जो लगता है कि भाई अम्मी के वॉलेट से अगर 500,000 चले गए उनको पता नहीं चलेगा, बच्चे ही कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू देम। अगेन जैसे रूस ने कहा, लिसन टू योर किड्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, पैसों के मामले में स्ट्रिक्टनेस बच्चों पे करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि बच्चों को हर वक्त ये लगता है कि आपका वॉलेट माशाल्लाह भरा हुआ है, जिसके बारे में एक मीम भी आई थी ना कि आपकी बेटी को हमेशा लगता है कि आप एक सुपर हीरो हैं और आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, और इट्स लाइक हैविंग अ ब्रोक फ्रेंड जो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंटीन में आप ही उसको खिलाएंगे। बच्चे भी कुछ इसी तरह के होते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें पिगी बैंक दिया जाता था, मनी बैंक होता था कि हम कहते थे कि अच्छा सेव करने की आदत डालो। वो बड़ा हम लुक फॉरवर्ड करते थे उस दिन को कि जब ये पूरा भर जाए उसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे पैसे एक साथ होंगे, फिर अपनी मर्जी का कोई भी टॉय ले सकते हैं। हाउ डू यू नो पुट इन द सेम वैल्यूज़? ये बचत करना, पैसे की अहमियत को जानना, ये बच्चों में कैसे इनकलकेट करें, इसके लिए सख्ती करना ज़रूरी है? या हमारे यहाँ तो भाई इस जनरेशन की बात करें या पिछली 2 जनरेशन की, अगली 2 जनरेशन की, हर बच्चे को हम ये कहते रहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो ये जो डिप्राइव कर करके मेंटालिटी ऑफ लैक हम उनके अंदर लेके आते हैं और रूस, इसको कैसे हटाएं? I think teach them socially responsible with the money. मैं अपनी बेटी के साथ यही करती हूँ। I tell her कि ये बेटा आपका बजट है and you can pick one thing or you can pick 2 things as long as it fits this budget. ये पैसे हैं बस ये पैसे हैं तुम्हारे पास। And you पता है क्या, फनीली मेरी बेटी समझती थी कि ATM से जो हम पैसे निकालते हैं we can always do that. जब मैं उससे कहती नहीं बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं, she's like just go to the ATM mama. And get the money out. They don't have bread, give them cake. ऐसी क्या बात है, इनके पास bread नहीं है? क्या हुआ? मैंने कहा बेटा ATM में मैं ऐसे ही ना, मामा हैज टू वर्क टू गेट सम मनी, उसके बाद भी उसमें ATM में ऐसे नहीं कि जाके बेटा आज पैसे में निकालती हूँ जाके। So cute. I think बच्चों को वाकई लगता है कि बस पैसे आ जाते हैं। उनको बताना पड़ता है कि बेटा इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। जी absolutely. So that's what I have done. I give her always a set budget every week कि बेटा ये आपके पैसे हैं, अब आपने इसका क्या करना है, it's up to you. I give her the choice. I give her the independence. सीरियस नोट फजीला, अक्सर जो बुरी आदतें हैं जैसे एडिक्शंस की बात करें, स्मोकिंग का भी जिक्र हो रहा था, अल्कोहल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इवन ड्रग्स, आजकल सारी रिसर्च शो करती है इट्स नॉट अबाउट अ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक, ना आपकी पेरेंटिंग का इसमें फॉल्ट होता है, आधी से ज़्यादा टाइम ये पीयर प्रेशर की वजह से होता है। यू मे थिंक दैट यू आर अ ग्रेट पेरेंट, आपको सब अपने बच्चे के बारे में पता है, बच्चे की सोहबत
पे किस तरह पेरेंट्स नज़र रखें। यानी हमारे पेरेंट्स तो CID करते होते थे सारे दोस्तों की कि वो कहाँ रहते हैं, उनके घर वाले क्या करते हैं। आजकल के पेरेंट्स आई डोंट थिंक दे टेक एज मच इंटरेस्ट। असल में इंटरेस्ट से ज़्यादा ये भी है कि हमारे यहाँ ग्रे एरिया हम लोग नहीं सीखते। इट्स ईदर ऑल ब्लैक और ऑल वाइट, कि आप इतने ओवरली स्ट्रिक्ट हैं कि बच्चा क्लोज नहीं आ रहा, या फिर इतने आप ओपन हो जाएं। हम कॉन्सेप्ट भी फ्रेंड का नहीं देते, फ्रेंडली पेरेंट का देते हैं कि आप पेरेंट हैं आप, लेकिन फ्रेंड से सिमिलर। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब शेयर करने वाला बच्चा आपके आके बताता है कि ये भी यूनिवर्सिटी में होता है, और आप अजीब सा मतलब रिएक्शन देते हैं कि ये क्या होता है, तुमने तो नहीं किया, तुम तो ऐसे नहीं करते, तुम्हारा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम वो नहीं बताया कि भाई ये तो इतनी लंबी इंटेरोगेशन होने लगती है, इसको अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है। अवॉइड किया जाए, यहीं से ब्लॉकेज क्रिएट होना शुरू हो गया कि अब वो डिस्कस नहीं करेगा। देखिए हम जितना भी, आपने सही कहा कि बचा लें, या पहले ज़माने में मारपीट चल जाती थी क्योंकि दूसरे ऑप्शंस नहीं थे। मैंने घर से मार खाई, अब मुझे पता नहीं है कि बाहर जाके मैं ड्रग्स भी कर सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है, इसलिए अब स्ट्रिक्टनेस या वो सब चीज़ें या ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो तरीके थे वो फेल हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ओपिनियंस आए हैं, वी आर इन द फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। नदीम साहब, आपसे शुरुआत करते हुए आई वुड लाइक टू कम टू द एंटायर पैनल। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, आप वो बताइएगा, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वर्चुअल गेम्स का नहीं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर इस पे भी दीजिएगा कि सख्ती, यानी वी ऑल वांट टू बी गुड पेरेंट्स, तो सख्ती कैसे की जाए, कैसे बैलेंस की जाए। देखिए, सबसे अहम बात, आप एक एग्जाम्पल बन जाए, और बच्चों को अगर कोई चीज आपने रोकना है तो उसका ऑल्टरनेट अच्छी तरफ से दें। अगर वीडियो गेम्स रोकना है तो थोड़ी देर उनके साथ खुद भी वीडियो गेम्स खेलें, और फिर उसके बाद कहें लेट्स गो फॉर स्विमिंग, या अगर स्विमिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पार्क में चले जाएं, पब्लिक पार्क में। पर वहां पार्क में आप खुद बैठे और बच्चे को बोले खेलो, नहीं, आप बच्चे के साथ खेलें। बच्चे के साथ जब आप बच्चे बनेंगे तो आप उसके दोस्त बनेंगे, और आप उसको आखिर तक गाइड करते रहेंगे। शादी के बाद भी वो लड़की आपकी दोस्त बनेगी और आपको फोन करेंगे, बाबा आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो दैट वुड बी द बेस्ट। अच्छा, एक सवाल इसी में ऐड कर दूं फजीला, एहतराम। पेरेंट्स रिस्पेक्ट को डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि बिकॉज आई एम योर पेरेंट यू नीड टू रिस्पेक्ट मी। बच्चे की रिस्पेक्ट करें ना करें, इस चीज़ को भी थोड़ा हमें एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें हमेशा ये होता है कि जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं, चाहे पेरेंट्स को दे रहे हो या कहीं भी, देखिए बहुत खूबसूरत हमें अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल एक मजहब दिया है, एक दीन दिया है। उसमें अगर आप बैठ जाके अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो इस कदर मोहब्बत का रवैया आपको बच्चों के साथ मिलेगा, और आप उसे अभी अप्लाई करके देखें। आप कभी बच्चे के लेवल पे जाके उसे अस्सलाम वालेकुम कह दें, उसकी आंखें चमकने लगेंगी। मैंने करके देखा है, बच्चे आते हैं ना, या फैमिली में भी होते हैं, चमकने लगती हैं। नेक्स्ट टाइम वो बच्चे ज्यादा आपके पास आ रहे होते हैं। कभी कभी फैमिली में लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये आपके रूम में ज्यादा क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ मोहब्बत मिलती है, एंड लव इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट मोहब्बत कि आप उसको बहुत ज्यादा पुचकारें और बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेके दे दें, यू ट्रीट देम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही। रूस, आप क्या कहना चाहेंगे इन द एंड? In the end, I want to say as parents we try our best. As moms we do everything we can to make sure that our kids, you know, they're the best people, they're the best human. But you know what, take it easy. At the end of the day, wo unki bhi life hai, their own journey, their own life, their own healing, they will do, and it's their own life. And आपने सबसे बेस्ट कर लिया. Be easy on yourself too as a parent. I do want to stress this one thing. देखिए, हमारा पूरा माशरा बच्चे की परफॉर्मेंस को आपसे रिलेट कर देता है ना, एक माँ से रिलेट कर देता है कि माँ का काम है तरबियत देना, माँ का काम है उसको साफ सुथरा रखना, उसको मैनर्स सिखाना, उसको तमीज़ सिखाना, एवरीथिंग। लेकिन एक फ्रॉम अ मदर, उरूस, Does a woman stops being a woman? उसके कोई और इंटरेस्ट नहीं रह जाते, सिर्फ एक फोकल पॉइंट, जो हम कहते हैं ना कि कोलू के बैल की तरह आपने बस 2 ब्लाइंडर्स लगा के सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ख्याल रखना है। That's when you are attaching too much value. Then that's not love, that is attachment to your child. फिर वो आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, और आपको फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह तकलीफ और गुस्सा आने लगता है कि ओ इसको ऐसे चलना चाहिए। और फिर पता है क्या होता है, once a child he leaves the nest, देन आप रह जाते हैं विदाउट अ पर्पस, और आपको लगता है बच्चा तो मेरा रहा है नहीं, बट डिप्रेशन, मैंने इतने जिंदगी साल के गुजार दिए, व्हाटएवर, आई हैव गॉट नथिंग लेफ्ट। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की अपब्रिंगिंग के साथ साथ आप अपनी भी ग्रोथ कंटिन्यू रखें, नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड बट फॉर योरसेल्फ एज वेल। अभी कल परसों हमारे प्रोग्राम में, बल्कि पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में शिपा आई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि उनके पास यंगस्टर्स को लोग लेके आते हैं और कहते हैं आप इनको कहें कि किताबें पढ़ें, कहती हैं आप पढ़ती हैं किताबें? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ती। जब आप खुद कोई काम
काम नहीं करते तो बच्चे को क्यों आपने अल्फा एंड ओमेगा हर चीज़ का बनाना है। लेकिन बहुत अहम बात देखें, ऑल द मदर्स आउट देयर, चाहे आप अपने आप को समझें कि आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं या मेरी अम्मी जैसे समझें कि बच्चे बड़े नालायक हैं, आपको फिर भी लगना ये चाहिए कि यू हैव डन योर बेस्ट। जिस तरह उरूस ने कहा कि आप उठती भी हैं, आप मेहनत भी करती हैं, जो आपके पास टूल्स मैसर हैं, यू आर डूइंग योर बेस्ट। मोर इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दें। आप एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, आपके अपने ख्वाब, आपकी इंडिविजुअल एक हस्ती ज़रूर होनी चाहिए और उसमें ग्रोथ आना चाहिए। अगर आप 10 साल पहले एक जैसे थे और 10 साल के अंदर आप में कोई चेंज नहीं आया, देन यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ अ ग्रेट सर्विस। आज इसी चीज़ को हम वंस अगेन लिंक करेंगे मेंटल हेल्थ डे से। आपके अपने जहनी सुकून के लिए, आपकी अपनी मेंटल अफजाइश के लिए बहुत अहम है कि आपकी ज़िंदगी में एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे एवेन्यूज़ हों जो आपको प्लेजर देते हों, जो आपको फुलफिल करते हों, नॉट जस्ट योर चिल्ड्रन। बहुत बहुत शुक्रिया उरूस एंड फजीला एंड नदीम साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।